students, welcome again. Today we will learn new chapter 8, cell. Cytology. What is the cytology? Cytology is the study of cell, the size, shape, form, chemical composition about the cell. Study to form structure and composition of cell is called the cytology. Cell, in earlier classes you have already studied about the cell. Cell is the structural, functional and physiological unit of the cell. All living beings means plant and animals are made up of cell. Cell is the structural and functional unit of the life. There are two types of organisms according to the presence of cell, unicellular and multicellular. Unicellular organisms have only a single cell, and single cell performs all the activities in the cell, means digestion, respiration, excretion, ये सब उनमें एक ही सेल परफॉर्म करती है, क्योंकि उनका बॉडी एक ही सेल का बना हुआ है. तो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी मीन्स more than one. So the multicellular organisms have more than one cell, and so different kind of tissues perform same type of cell that are same in origin and function are called the tissues. So the different kinds of tissues perform different functions. जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें जो सेल्स हैं वो सेल्स मिलकर जो सेम है फंक्शन में और ऑरिजिन में वो टिश्यू बनाती है, और वो टिश्यूज मिलकर एक स्पेशल फंक्शन को क्रिएट करते हैं. जैसे डाइजेशन के लिए अलग सेल्स परफॉर्म करती हैं. हैंड है वो हमें मूवमेंट में, और जो है ये जो भी हमारी लेग्स है ये भी मूवमेंट में हेल्प करती है. तो बॉडी के जो लेबर है वो डिवाइडेड है, और उसमें डिवाइड होने की वजह से सब सेल्स अपना अपना वर्क करती हैं मल्टीसेलुलर में. You already know about who discovered the cell. Robert Hooke firstly discovered the cell, but Robert Hooke discovered the dead cell from the trunk or the bark of the tree. उन्होंने सबसे पहले डेड सेल को देखा, जिसमें उन्होंने देखा वो एक एम्प्टी रूम जैसे सेल्स थी, और जैसे खाली कमरे होते हैं वैसे थे, उनके अंदर कुछ नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो बाग थी ट्रीज की उनको देखा था. लेकिन लाइव सेल को देखने वाले पहले साइंटिस्ट थे एंटोनी वॉन न्यूवेनहॉक. इन्होंने सबसे पहले लाइव सेल को देखा और डिस्क्राइब भी किया. मैथ्यू श्लाइडेन एंड थियोडर श्वान इन 1838. ये रॉबर्ट ब्राउन लेटर डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस. रॉबर्ट हुक ने सेल देखा था, डेड सेल, और रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर एक और स्ट्रक्चर होता है, राउंड स्ट्रक्चर, जिसे उन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था. मैथ्यू श्लाइडेन एंड थियोडर श्वान 1838 proposed the cell theory, which was later modified by Rudolf Virchow 1855. थियोडर श्वान और श्लाइडेन दो साइंटिस्ट थे, एक बॉटनिस्ट, एक जूलॉजिस्ट, जिन्होंने मिलकर एक सेल थ्योरी बनाई, और उस सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट और एनिमल सेल से मिलकर बने हुए, कोई भी नॉन लिविंग थिंग में सेल्स नहीं होती हैं. तो रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, मीन्स न्यूक्लियस होता ही लिविंग सेल में, नॉन लिविंग सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है. लेकिन उनकी इस थ्योरी को रुडोल्फ विर्चो ने 1855 में मॉडिफाई किया.
क्या मॉडिफाइड किया? ऑल सेल्स अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो नई सेल होती हैं, जो पुरानी सेल्स पहले से रहती हैं, वो ही अपने डिस्ट्रॉय होने से पहले नई सेल को क्रिएट कर देती हैं। अपने आप नई सेल नहीं बनती, पुरानी सेल से ही नई सेलों का फॉर्मेशन होता है। रुडोल्फ विर्चो ने 1885 में ऐसा कहा। प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल अकॉर्डिंग टू the presence of the nucleus, there are two types of cells, prokaryotic cells and eukaryotic cells. Prokaryotic cells means they have no developed nucleus, or we can say they have the undeveloped nucleus. Membrane bound nucleus is absent. Nucleus absent नहीं है, nucleus में जो nuclear membrane and nucleolus होते हैं, हम आगे पढ़ेंगे, nucleolus और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो उसमें एब्सेंट होती है। तो अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, एब्सेंट मीन्स अनडेवलप्ड। बट यूकैरियोटिक सेल्स हैव द न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, मीन्स इट हैज द eukaryotic cell has the well developed nucleus, means in nucleus, nuclear membrane and nucleolus present. Cells are smaller than the eukaryotic cell. Eukaryotic cells are larger because they have tissues and made up of more than cells. So सिंगल क्रोमोसोम इन प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल में सिंपल डीएनए होता है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होता है, डीएनए सिंगल, एंड मोर देन वन क्रोमोसोम इज प्रेजेंट। जैसे फॉर एग्जांपल ह्यूमन हैज 46 क्रोमोसोम्स, तो यूकैरियोटिक सेल में एक से ज्यादा क्रोमोसोम होते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स are absent. Membrane bound organelles absent in prokaryotic cell, means mitochondria, Golgi bodies, endoplasmic reticulum, vacuoles, centrosome, these are absent. But in eukaryotic cell, membrane bound all the cell organelles are present in eukaryotic cell. Shape and size of cell varies greatly according to their position and function. देखें, जो सेल्स डिफरेंट टाइप की सेल्स डिफरेंट साइज में हो सकती हैं, शेप में हो सकती हैं। द स्मॉलेस्ट सेल इज माइकोप्लाज्मा. Mycoplasma in previous lesson we have already studied. I have already told कि mycoplasma is the smallest cell, and the largest cell, example of largest cell is ostrich egg. जो ostrich है, शुतुरमुर्ग, उसका जो अंडा है वो सबसे बड़ी सेल का एग्जाम्पल है। Cells, the shape of cell may be cuboid, columnar, पॉलीगोनल, थ्रेड लाइक एंड इरेगुलर, किसी भी शेप की हो सकती हैं। सेल अलग अलग शेप की होती हैं और अलग अलग साइज की होती हैं। ये वेरिएशन प्लांट टू प्लांट और एनिमल टू एनिमल डिपेंड करता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ का फुल फॉर्म क्या है? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल, इन चैप्टर 2 वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द मोनेरा। मोनेरा जो हमने पढ़ा, मोनेरा के ऑर्गेनिज्म कैसे थे? प्रोकैरियोट थे। उनके एग्जाम्पल भी बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, ये सब थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल और मोनेरा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो सेम है। They multiply rapidly and vary in size greatly. जो मल्टीप्लाई बहुत तेजी से होते हैं क्योंकि सिंपल ऑर्गेनिज्म है और वेरियस साइज के होते हैं। बैक्टीरियल सेल में भी बैसिलस, रॉड शेप्ड, कोकस एंड विब्रियो, कॉमा एंड स्पाइरिलम। इन चैप्टर 2 बैक्टीरिया में आपने पढ़ाई कि जो बैसिलस है वो रॉड शेप्ड होते हैं, यानी जैसे रॉड होती है लंबी। कोकस स्फेरिकल यानी राउंड होते हैं। विब्रियो कॉमा शेप्ड होते हैं। स्पाइरिलम स्पाइरल की तरह
होते हैं। ऑल प्रोकैरियोट्स सेल हैव सेल वॉल, सभी प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी में सेलुलोज की होती है और जो बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकन या अदर कई सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सेल वॉल होती है और उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल एब्सेंट होती है, हम पढ़ चुके हैं पहले। बट जेनेटिक मटीरियल इज नेक्ड, प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटीरियल यानी डीएनए कैसा होता है, नेक्ड होता है, किसी से कवर्ड नहीं होता। प्लाज्मिक डीएनए इज some bacteria provide some special feature like resistant to antibiotic. plasmid DNA एक एक्स्ट्रा डीएनए होता है जो नॉर्मल डीएनए से डिफरेंट होता है। प्लाज्मिड इज अ सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट इन द bacterial cell. This is a plasmid. Plasmid is a circular DNA. The bacteria classification of bacteria. Bacteria are of two types, gram positive and gram negative. Retain gram stem. जैसे कि हम बैक्टीरिया को हम माइक्रोस्कोप में हम बिना स्टेन किए किसी भी चीज को नहीं देख सकते, उसे हमें पहले किसी स्टेन करना पड़ता है। तो बैक्टीरिया को भी देखने से पहले, क्योंकि बहुत स्मॉल सेल है, तो जो है उनको हमें पहले किसी कलर से स्टेन करना होता है। तो जो ग्राम पॉजिटिव स्टेन से रिटेन हो जाते हैं और कलर्ड हो जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव है, और जो उस स्टेन से कलरफुल नहीं होते उन्हें हम नेगेटिव कहते हैं। इन बैक्टीरियल सेल अ एनवेलप इज प्रेजेंट व्हिच कंसिस्ट ऑफ 3 layers. This outermost is glycocalyx and middle layer is cell wall and inner cell wall is the cell membrane. So bacterial cell covered by the 3 layers. Outer cell made up of glycocalyx and middle layer is cell wall and the inner layer is cell membrane. Glycocalyx is maybe as loose sheet is so is some bacteria called the slime layer. ग्लाइकोकैलिक्स जो है लूजली मतलब लूजली पैक्ड होती है, शीट से बनी होती है, स्लाइम लेयर होती है। एंड ग्लाइकोलाइसिस में भी थिक, यानी वो थिन भी हो सकती है, अगर थिन होती है तो स्लाइम लेयर होती है, और अगर वो थिक होती है एंड टफ होती है जिसको आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, डेट इज कॉल्ड द कैप्सूल. तो सम बैक्टीरिया हैव द स्लाइम layer and some have the capsule. Those bacteria who have the capsule, they are more resistant than the slime layer bacteria. Plasma membrane is semi-permeable, has the mesosome. Plasma membrane जैसे कि सभी में होती है, selectively permeable होती है. All the organism, all the living beings has the cell membrane. So mesosome, plasma membrane can be folded and make the mesosome. Mesosome helps the bacteria in respiration. They help in cell wall formation and DNA replication and distribution of the daughter cell. जो cell membrane है वो cell wall ये mesosome सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करती है. डीएनए रेप्लिकेशन में अपने जैसे नए डीएनए बनाना, 1 से 2, 2 से 4 ऐसे डीएनए बनाने में इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं. एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉटर सेल. और डीएनए को जो डॉटर सेल, जो न्यू सेल्स बनती हैं बैक्टीरिया से, पेरेंट बैक्टीरिया से, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन को हेल्प करती है और रेस्पिरेशन में भी हेल्प करती है. मोटाइल बैक्टीरियल सेल मतलब बैक्टीरिया हैज द फ्लैजिला दैट परफॉर्म द मूवमेंट. द कंटेंट फ्लैजिला विच इज कंपोज्ड ऑफ फिलामेंट, हुक एंड द बेसल बॉडी. फिलामेंट जो फ्लैजिला है वो 3 पार्ट से मिलकर बना होता है. फिलामेंट, हुक एंड बेसल बॉडी. बेसल बॉडी जो कि बैक्टीरिया से जहाँ से कनेक्ट रहता है उसे बेसल बॉडी, बेस कहते हैं.
और जो है फिलामेंट जो एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, और हुक जो किसी भी अन्य दूसरी बैक्टीरिया या दूसरी सेल्स में इन्फेक्शन करते हैं तो हुक उसमें अटैच होने से में हेल्प करता है। Ply and fimbri are or the other surface structure that help the bacteria to attach the host. The small flagella is a large thread-like structure. Ply and fimbri are the small thread-like structure and covered the full body of the bacteria and help the bacteria to attach with the host. और ये host से अटैच होने में, चिपकने में उसको हेल्प करता है, क्योंकि जब ये एक सेल से दूसरे सेल में इन्फेक्शन करता है, सपोज कि हमारी बॉडी में एंटर कर गया, तो हमारी जिस बॉडी में एंटर कर गया उसमें इन्फेक्शन किया, और बाकी और जो हेल्दी सेल्स हैं ये उनमें भी अपना इन्फेक्शन करता है। तो फिम्बरी और प्लाई जो है वो उनको दूसरी सेल पे इन्फेक्शन करने में हेल्प करते हैं। And bacteria to attach the host and other substance. It prokaryotes ribosomes are attached with cell membrane having two subunits 50 and 38. There are two type of ribosomes, 70S ribosome and 80S ribosome. Prokaryotic cell have the 70S ribosome. They are made up of two units, 50S and 80S। अगर आप ये देखें तो 50 और 30 कितना हो गया, 80 हो गया, लेकिन यहाँ तो 70S है। तो जब ये अलग होती है यूनिट तो ये बड़ी साइज की होती है, जब ये आपस में अटैच हो जाती हैं तो ये इनका साइज होता है 70S। तो प्रोकैरियोट्स में 70S होते हैं और यूकैरियोटिक में 80S। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम का एक सिंगल फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना, यानी प्रोटीन को बनाना, इसलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है। राइबोसोम अटैच विद द आरएनए टू फॉर्म अ चेन आर कॉल्ड द पॉलीराइबोसोम। जब बहुत सारे राइबोसोम एक चेन में जुड़ जाते हैं तो उसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम, और वो ही हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। Reserve material in prokaryotic cell are present in cytoplasm which may contain phosphate granules, glycogen granules etc. Reserve material जो बैक्टीरियल सेल में, अलग अलग बैक्टीरियल सेल जो है वो उनके अंदर जो रिजर्व फूड है, क्योंकि बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक, हमने पढ़ा पिछले चैप्टर में। तो जो है ऑटोट्रॉफिक है तो वो उनमें उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो फोटोसिंथेटिक होती है, और हेटरोट्रॉफिक अगर नहीं है तो फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स ग्लाइकोजन इन फॉर्म में इनमें फूड का स्टोर बैक्टीरिया में होता है। गैस वैक्यूल आर फाउंड द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। देखिए फोटोसिंथेटिक, ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो गैस वैक्यूल होती है या फूड वैक्यूल होती है जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती है। The transport involves an expenditure of energy by the cell, means inactive transport cells need the energy. उन्हें एनर्जी की जरूरत होती है वर्क करने के लिए, बट इन द पैसिव ट्रांसपोर्ट द सेल्स डू नॉट स्पेंड एनर्जी। वो किसी भी मेटाबॉलिक करने के लिए उन्हें किसी भी तरह की एनर्जी की जरूरत नहीं होती, नहीं खर्च होती उनकी एनर्जी। इसमें एटीपी में जो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी में के फॉर्म में जो एनर्जी होती है, जिसे हम पावर हाउस भी कहते हैं, वो अपनी प्लांट की ज्यादातर एनर्जी ट्रांसपोर्टेशन में ही खत्म हो जाती है। इट अकर्स अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बट इट इज ट्रांसपोर्ट ऑलवेज अलोंग द कॉन्सेंट्रेट ग्रेडियंट। क्योंकि इसमें एनर्जी नहीं खत्म होती है तो इसमें क्या होता है, एनर्जी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स इसमें प्लांट को, जैसे हम फॉर एग्जांपल अगर सॉइल में वाटर नहीं है, अंडरग्राउंड वाटर कम है और प्लांट में उसे खींचने के लिए प्लांट को एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक इसी तरीके से देखें, जैसे जब हमें वाटर को ऊपर टंकी में पहुंचाना होता है तो हम मोटर चलाते हैं, तो अंडरग्राउंड वाटर को ऊपर, जो कि उसे एनर्जी लगाती है खींचने के लिए। इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट में भी रूट्स को, जो कि वाटर कम है, तो उसको अपनी एनर्जी एज अ मोटर की तरह खींचने का काम करती है। जबकि इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती।
प्लांट में जो सॉइल है उसमें वाटर सफिशिएंट होता है और वाटर जो है अपनी हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ बाय डिफ्यूजन ऑस्मोसिस वो प्लांट में एंटर हो जाता है। दिस इज अ रैपिड प्रोसेस एंड दिस इज अ कंपैरेटिवली स्लो प्रोसेस। स्लो प्रोसेस है क्योंकि बिना एनर्जी के काम हो रहा है। जैसे बिना एनर्जी के, बिना मोटर के हम पानी ऊपर चढ़ रहा हो तो वो कैसा होगा, स्लो प्रोसेस। मोटर चला दी हमने तो वो पानी को तेजी से खींचेगा तो रैपिड प्रोसेस है। द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बाय डिफ्यूजन इज कॉल्ड द ऑस्मोसिस। देख रहे हैं, जो द मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर move from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane is called the osmosis. But when in this process the semi-permeable membrane is absent, it is called the diffusion. Diffusion takes place in both living and non-living things, but osmosis present in only the living beings because in this process semi-permeable membrane is must. Cell wall is present in plant cell and algae have the cell wall made up of cellulose. All the plants have the cell wall. Algae has the made up of cellulose, galactans and minerals like calcium carbonate, but other plant is consist of cellulose, hemicellulose, pectin and proteins. कुछ अलग अलग प्लांट्स की सेल वॉल होना निश्चित है, लेकिन वो किसकी बनी हुई होंगी, ये प्लांट टू प्लांट वेरीज होता है। ऑल फंजाई हैव द सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन। प्राइमरी सेल वॉल ऑफ यंग प्लांट इज कैपेबल ऑफ ग्रोथ विच डिमिनिश इन मैच्योर सेल। सबसे पहले जब सेल वॉल बनती है तो प्राइमरी सेल वॉल बनती है, सेलुलोज की बनती है और कैसी होती है, थिन होती है और उसके अंदर इनसाइड सेकेंडरी सेल वॉल इज फॉर्म्ड इन द इनर साइड ऑफ द सेल। इनर साइड प्राइमरी वॉल पहले बनती है, फिर प्राइमरी वॉल के इनसाइड जो है वो सेकेंडरी वॉल बनती है, यानी हेमीसेलुलोज की या पेक्टिन की हो सकती है। तो प्राइमरी सेल वॉल तो सेलुलोज की और हेमीसेलुलोज या पेक्टिन के सबमिट डिपोजिशन से वो और हार्डी हो जाती है। प्लाज्मोडेस्मेटा। The plasmodesmata were first discovered in higher plants 1885 by Edward Tenger। जो प्लाज्मोडेस्मेटा होते हैं ये सेल वॉल में होते हैं और जो अपनी आसपास की सेल को कनेक्ट करते हैं। तो प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट टू द नेबरिंग सेल्स एंड लेटर फाउंड बी प्रेजेंट इन ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स में सभी में प्लाज्मोडेस्मेटा प्रेजेंट होते हैं बिकॉज जब सेल वॉल पर सुबेरिन, काइटिन, लिग्निन ये डिपोजिशन हो जाता है सेल्स पर, तब वो इम्परमिएबल हो जाती है वाटर के लिए। उसमें उस कंडीशन में वाटर का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाता है। तो प्लाज्मोडेस्मेटा बीच बीच में सेल वॉल के बीच बीच में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्टेशन में सेल वॉल कैपेबल रहती है। प्लाज्मोडेस्मेटा कनेक्ट द साइटोप्लाज्म ऑफ द नेबरिंग सेल। ये देखें, ये यहाँ पर प्लाज्मोडेस्मेटा ये वन सेल, अनदर सेल एंड द 3 सेल्स आर देयर। तो ये प्लाज्मोडेस्मेटा बीच बीच में पोर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म और आउटर एनवायरनमेंट एंड इनर एनवायरनमेंट के बीच कनेक्शन बनाए रखते हैं। अ चैनल थ्रू द सेल वॉल दैट अलाउस मॉलिक्यूल्स एंड सब्सटेंस टू मूव बैक एंड फोर्थ एज नीडेड। जब अंदर से बाहर और बाहर से अंदर, एक सेल से दूसरे सेल में, दूसरे सेल से तीसरे सेल में, इस तरीके से प्लाज्मोडेस्मेटा सारी सेल्स को कनेक्ट रखते हैं। सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड द cell in the cytoplasm. We have learnt about the cell. The outermost layer of the plant cell is cell wall and the cell membrane is inner side of the cell wall. And animal cell does not have cell wall. They have the cell membrane is the outermost layer. Inside the cell wall and cell membrane, the liquid
substance is present is called the cytoplasm. In cytoplasm, many cell organelles are present. In this sequence, the first is endoplasmic reticulum. In short, we can say ER, endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum means सेल के इनसाइड यानी अंदर की तरफ पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स. So the endoplasmic reticulum is scattered in the cytoplasm and around the nucleus. Endoplasmic reticulum are made up of the tubules. So it is known as the skeleton of the cell. क्योंकि जिस तरीके से हमारी बॉडी को स्केलेटन एक शेप देता है और स्ट्रेंथ देता है, उसी तरीके से एनिमल सेल, प्लांट सेल में तो सेल वॉल है जो उसको स्ट्रेंथ या रिजिडिटी देती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, जिसकी वजह से उसका शेप जो है वो इरेगुलर होता है, कैसे भी शेप की हो सकती है. तो इन दिस कंडीशन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गिव द स्ट्रेंथ एंड shape to the cell. So it is known as the skeleton of the cell. And so endoplasmic reticulum न्यूक्लियस के चारों तरफ होती है और सेल में और सेल के साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड होती है. There are two types of endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum, in short RER, and SER, smooth endoplasmic reticulum. Rough endoplasmic reticulum has the ribosome on its surface. So the surface is rough. The function of RER or rough endoplasmic reticulum to synthesize the protein synthesis, because in its surface the ribosome present, and a plasmic reticulum they does not have ribosome on its surface. इसकी सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते. राइबोसोम कैसे होते हैं? छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स के रूप में होते हैं, जिसकी वजह से जब वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर चिपके हुए रहते हैं तो सरफेस कैसी हो जाती है? खुरदरी यानी रफ हो जाती है. लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर की सरफेस पर राइबोसोम नहीं होते, जिसकी वजह से इसकी सरफेस स्मूथ होती है. एंड द फंक्शन ऑफ SER is lipid synthesis and steroid hormone. तो स्टेरॉइड और लिपिड हार्मोन, जबकि RER का क्या है? ये तो है ही लिपिड सिंथेसिस एंड स्टेरॉइड हार्मोन. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है ही, लेकिन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्योंकि राइबोसोम भी होते हैं तो उनमें प्रोटीन सिंथेसिस भी उनका फंक्शन होता है. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is made of tube-like structure is called the cisternae. And the formation nucleus, देख रहे हैं मैंने आपको बताया है न्यूक्लियस के चारों तरफ भी होता है. This is nucleus, nuclear membrane and nuclear core, and this is the endoplasmic reticulum, and this is a rough endoplasmic reticulum because the ribosome present on its surface. Rough endoplasmic reticulum and the smooth endoplasmic reticulum does not have the ribosomes. देखिए ये ग्रीन कलर के जो बने हुए हैं ये क्या है? ग्रेन्यूल्स जैसे, ये राइबोसोम है. तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉइड सिंथेसिस, एंड while the function of rough endoplasmic reticulum is one extra function, the protein synthesis also. The second cell organelle is Golgi apparatus. Golgi apparatus is discovered by the Camillo Golgi in 1898. So the name of Golgi apparatus is after the name of the Camillo Golgi. It consists of many flat dish-shaped sacs and cisternae stacked parallel to each other. ये देख रहे हैं यहाँ पर ये स्ट्रक्चर है, सिस्टर्नी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और ये सिस्टर्नी के बने होते हैं. और इन द फंक्शन ऑफ गोल्गी बॉडीज इज ऑल्सो द लिपिड फॉर्मेशन. Cisternae and new cisternae are formed. The Golgi apparatus is the position in the cell. It's upside of the nucleus and every cell has the single Golgi bodies. न्यूक्लियस के ऊपर होता है ये इसकी पोजीशन और ये एक होता है सेल में.
Golgi apparatus performs the function of packaging of material and its transportation. जो भी लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या ग्लाइकोप्रोटीन जिनका भी सिंथेसिस होता है, ये उनको ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन करते हैं. अ नंबर ऑफ प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम आर मॉडिफाइड इन सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी अपरेटस. देख रहे हैं जो भी प्रोटीन, राइबोसोम का फंक्शन एक ही है, प्रोटीन सिंथेसिस, तो उसके में भी ये हेल्प करता है. गोल्जी अपरेटस इज द साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड. ग्लाइकोप्रोटीन मीन्स ग्लाइकोजन प्लस प्रोटीन. ग्लाइकोजन का भी फॉर्मेशन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन का राइबोसोम की वजह से होता है, तो दोनों मिलकर क्या बन गए, ग्लाइकोप्रोटीन. एंड ग्लाइकोलिपिड, लिपिड प्लस ग्लाइकोजन. ग्लाइकोजन इज अ carbohydrate. Lysosome. The third cell organelle present in the cytoplasm is lysosome. Lysosome are the membrane-bound vascular structure formed by the process of packaging of the Golgi apparatus. जो lysosome है वो Golgi apparatus से ही बनते हैं. और लाइसोसोम जिसे हम सुसाइडल बैग कहते हैं. इन अर्लियर क्लासेस, क्लास 9th यू हैव लर्नड अबाउट द लाइसोसोम एंड द लाइसोसोम इज नोन एज द सुसाइडल बैग. सेल में जो वैक्यूल है, क्योंकि वैक्यूल का फंक्शन है एक्सक्रिएटरी या जो वेस्ट प्रोडक्ट बन रहे हैं, पॉइजन सब्सटेंस बन रहे हैं, उसे सेल से बाहर करना. तो इसके लिए एनिमल सेल में तो एक्सक्रिएटरी सिस्टम होता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं होता. तो प्लांट सेल में एक्सक्रिएशन का काम वैक्यूल्स करती हैं. तो वैक्यूल्स द एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट, इसके अंदर जो वाटर होता है, वाटर सेप एंड एक्सक्रिएटरी प्रोडक्ट्स होते हैं. एंड इट इज अ सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल एंड फॉर्म द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रेक्टाइल क्योंकि सेल मेम्ब्रेन का बना हुआ है, आगे सिंगल मेम्ब्रेन का, तो कैसी होती है, फ्लेक्सिबल होती है. They form contractile vacuole and food vacuole in many organisms. जो single cell organism है, like अमीबा, पैरामीशियम, उनमें फूड वैक्यूल होती है जो फूड को डाइजेस्ट करती है. क्योंकि जो सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनिज्म है, वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है. तो फूड वैक्यूल ही फूड को डाइजेस्ट करने का काम करती है और एक्सक्रिएशन का काम भी वैक्यूल ही करती है. दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ वैक्यूल. वैक्यूल इज कवर्ड बाय द सिंगल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द टोनोप्लास्ट. जो इसकी मेम्ब्रेन है बाहर, उसे हम टोनोप्लास्ट कहते हैं. सिंगल मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन है इसकी, और सेल शेप है. इसके अंदर लिक्विड होता है जिसके अंदर पॉइजनस सब्सटेंस होते हैं, वाटर होते हैं. जैसे ही इसके अंदर सब्सटेंस आते हैं, वैक्यूल सेल मेम्ब्रेन के पास जाती है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल है, वो हार्मफुल सब्सटेंस को बाहर करने में हेल्प करती है. तो ये अपने वेस्ट प्रोडक्ट को सेल वॉल के थ्रू और सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के थ्रू प्लांट से बाहर कर देते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इन न्यू वीडियो, द माइटोकॉन्ड्रिया, इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.